हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशन कोर्स इन फिजिक्स फॉर क्लास 12 के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के एक्सरसाइज को। ये पार्ट 10 है। इसके पहले पार्ट 9 तक हम लोगों ने इसके वेरियस टॉपिक्स को डिस्कस किया था, जो एग्जांपल्स थे उसे भी डिस्कस किया था, और अब हम लोग इसके एक्सरसाइज को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला एक्सरसाइज क्या है? हाँ, पहला एक्सरसाइज है, क्या है ये? What is the force between two small charged sphere having charges of 2 times 10 to the power minus 7 coulomb and 3 times 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 सेंटीमीटर apart? तो ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। आपके पास ये दो स्फीयर है, स्मॉल स्फीयर है, बहुत बड़ा स्फीयर नहीं है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जब हम दोनों के बीच का डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम उसके सेंटर टू सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है उसकी बात करते हैं। वो 30 सेंटीमीटर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 30 सेंटीमीटर है। और जो इस पर चार्जेस हैं, इस चार्ज को हम कहते हैं 2 टाइम्स 10 टू पावर माइनस 7 कूलम, और इस पर जो चार्ज है वो है 3 टाइम्स 10 टू पावर माइनस 7 कूलम। ये चार्ज देखिए बहुत छोटा है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एक कूलम चार्ज बहुत ही बड़ा होता है, ये बहुत ही लार्ज है। इसलिए आपको जहाँ भी इनकाउंटर करेंगे आप चार्ज, वो हमेशा 10 टू पावर 7, सो ये 30 माइक्रोन है। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 10 से डिवाइड कर दीजिए। नहीं, 30 माइक्रोन नहीं है, 0.3 माइक्रोन है। 3 को 10 से डिवाइड कीजिए और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो गया 10 टू पावर 6, ये 0.3 माइक्रोन है। तो माइक्रोन और मिली कूलम के लेवल ऑर्डर का जो है सो आपको हमेशा चार्ज से इनकाउंटर होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा चार्ज है इसलिए इतना हमेशा नहीं रहता। एनीवे, यहाँ पर जो फोर्सेस है दोनों के बीच में, वो फोर्स जो है वो कितना होगा ये बताना है। तो ये तो सिंपलेस्ट फार्मूला है कि ये कूलम्स लॉ लगाएंगे। कूलम्स लॉ जो है वही फोर्स बताता है। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है ये बिल्कुल ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह है। यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये प्रोडक्ट होता है यहाँ पर चार्जेस का, ग्रेविटेशनल फोर्स में मासेस का होता है, और डिस्टेंस का स्क्वायर होता है वो भी इनवर्स में। सबका वैल्यू रखते हैं। ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसका वैल्यू आता है 10 टू पावर 9। आपको ये याद रखना है। टाइम्स ये दोनों का जो मल्टीपल हम लेते हैं, 2 टाइम्स 10 टू पावर माइनस 7 इधर है कूलम, और इधर है 3 टाइम्स 10 टू पावर माइनस 7 कूलम। कूलम जो है एसआई यूनिट है, तो डिस्टेंस को भी एसआई में रखेंगे, टोटल एसआई यूनिट में रखेंगे। ये 0.3 सेंटीमीटर है, इसको हम कह सकते हैं 0.3 मीटर, और उसका स्क्वायर करना है, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये दोनों जो है सो ऊपर में जा करके कितना बन जाएगा, 100। ये 3 टाइम्स 3 9, ये खत्म हो गया, और आपका कितना बचा यहाँ पर फाइनली 3 टाइम्स 2 6, और इधर कितना हो गया, ये 9 है, पॉजिटिव है, 10 का पावर 9 और यहाँ पर 2, तो 10 टू पावर 11 हुआ पॉजिटिव पावर, और इधर है 10 टू पावर 7, 10 टू पावर माइनस 7 दो बार, सो 14, 11 14, सो 13 3 एक्चुअली, 10 टू पावर 14 इधर हुआ, और इधर हुआ 10 टू पावर 11, सो 10 टू पावर 3 जो है इतना आया आपका न्यूटन। ये 6 मिली न्यूटन इसको कहते हैं, यदि आप इसमें कहना पसंद करते हो तो मिली न्यूटन में, और नहीं तो ये साइंटिफिक वे ऑफ राइटिंग है, 6 नहीं 6.02 लिखते हैं ऐसे, 6.0 टाइम्स 10 टू पावर माइनस 3 न्यूटन। एक्चुअली 6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपका फिर प्रिसीशन बताने लगेगा। ओके, तो 6 मिली न्यूटन आपका जो है सो फोर्स है। अब ये फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, किधर लग रहा है उसने तो ये पूछा नहीं कि किस पर किधर लग रहा है, लेकिन यहाँ पर नेचर हम बता सकते हैं, दोनों लाइक चार्जेस हैं, दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये रिपल्जिव फोर्सेस हैं। नेचर जो फोर्स का है वो यहाँ पर बताएंगे, रिपल्जिव है या अट्रैक्टिव है, दोनों सेम है तो रिपल्जिव है। उसने ये नहीं पूछा कि किस चार्ज पर इतना फोर्स लग रहा है, दोनों ही चार्ज पर इतना फोर्स लग रहा है। इस पर फोर्स रिपल्जिव है, ये इसको रिपेल करेगा, और इस पर जो फोर्स है वो भी रिपल्जिव है, वो इसको रिपेल करेगा इस फोर्स से, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से। तो ये तो सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, और इसका आंसर आया 6 मिली न्यूटन। इस क्वेश्चन में एक जगह लिखा हुआ है इन द एयर, इसका मतलब ये है कि जब आप यहाँ पर ये कांस्टेंट यूज कर रहे हैं
तो यहाँ जस्ट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है होगा। यदि मान लीजिए इन द एयर ना होकर इन मान लीजिए वाटर की बात करते या कोई और मीडियम की बात करते, तो ये जो कांस्टेंट हम लिख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये चेंज हो जाएगा आपका 4/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जहां आप एप्सिलॉन नॉट देख रहे हैं उसके साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए एप्सिलॉन आर। इसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उस मीडियम का जिसमें हम फोर्स देख रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको हम ये भी कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और वैक्यूम है ये, और ये किसी मीडियम का परमिटिविटी है। इस वैक्यूम से कितना ज़्यादा है, कितना टाइम्स ज़्यादा है, सो ये नंबर में आएगा 1 2 3 ऐसे। परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी बोलिए या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलिए। तो आप देखिए यदि किसी डायलेक्ट्रिक मीडियम में आप इसको रखेंगे तो नीचे एक से ज़्यादा होता है, यूजुअली एक से ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ये एक से ज़्यादा हो गया डिनोमिनेटर, इसका मतलब फोर्स कम हो जाएगा। तो हवा में जितना फोर्स है वही मैक्सिमम फोर्स है, और उतना ही फोर्स वैक्यूम में होता है, क्योंकि ये जो एप्सिलॉन आर है एयर का, वो ऑलमोस्ट वैक्यूम का जो एयर है उसी के बराबर होता है। एक्चुअली यहाँ पर 1 लिखना होगा ना, 1 लिखना होगा। ये जो है सो ऑलमोस्ट 1 के बराबर होता है। वैक्यूम का भी आप कह सकते हैं कि 1 के बराबर होता है। नहीं, वैक्यूम का तो एक वैल्यू है ना, वैक्यूम का 1 के बराबर कैसे कहेंगे। ये रिलेटिव परमिटिविटी है जिसको हम डिफाइन करते हैं, इसका परमिटिविटी इन सम मीडिया डिवाइडेड बाय परमिटिविटी इन स्पेस वैक्यूम, कितना टाइम्स ज़्यादा है। तो ये जस्ट एक नंबर है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। एनीवे, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है क्वेश्चन? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर। देखिए एयर की बात कर रहा है, तो यहाँ पर जो हम कांस्टेंट लिखेंगे वो सिंपली 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ये जो कांस्टेंट लिखते हैं कूलम फोर्स में, 0.2 न्यूटन दिया हुआ, फोर्स दिया हुआ है, दोनों चार्जेस दिए हुए हैं। पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। एक स्फीयर ए हुआ और दूसरा स्फीयर ए हुआ, और दोनों के जो चार्जेस दिए हुए हैं, एक पर जो चार्ज है 0.4 माइक्रो कूलम है, Q1 क्यू ए कहिए, और इस पर जो है इसको बी कहे तो क्यू बी जो है सो माइनस में है 0.8 माइक्रो कूलम। दोनों अनलाइक चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो उसके बीच में जो फोर्स का नेचर होगा वो कैसा होगा, रिपल्सिव या एट्रैक्टिव होगा। ऑपोजिट चार्जेस जो है अट्रैक्ट करते हैं दूसरे को। ये देखिए ए जो है इसको अट्रैक्ट करेगा और बी जो है सो ए को अट्रैक्ट करेगा, और ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन। तो डिस्टेंस क्या करेंगे, कूलम्स लॉ लगा देंगे, कूलम्स लॉ लगा देंगे, डिस्टेंस आ जाएगा। कूलम्स लॉ क्या है, फोर्स इजकल टू कांस्टेंट, और हवा में है तो जस्ट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, और यहाँ पर नीचे में एप्सिलॉन आर लिखने की जरूरत नहीं है, और चार्जेस दोनों का प्रोडक्ट बाय आर स्क्वायर। यहाँ केवल मैग्नीट्यूड की बातें कर रहा है, ये आपको एक डायरेक्शन भी देगा, लेकिन हम यहाँ पर इसका जस्ट मैग्नीट्यूड ले लेंगे, डायरेक्शन से हमें मतलब नहीं, हम जानते हैं कि अट्रैक्टिव है। तो ये फोर्स जो है सो 0.2 न्यूटन बोला, इसका वैल्यू जो है सो कितना होता है, 9 × 10⁹ इसका वैल्यू हुआ। और न्यूमरेटर में जो है क्यू ए और क्यू बी दोनों का जस्ट मॉडुलस लेना है, ये है 0.4 माइक्रो कूलम, माइक्रो मीन्स 10⁻⁶, और दूसरा है 0.8। माइनस साइन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि माइनस साइन हमें केवल यह बता रहा है कि ये दोनों के बीच में एट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। ये आपका आया, और डिस्टेंस कितना है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां से हम कैसे इसको बनाएं, अब आर स्क्वायर निकालना है, सिंपली आर स्क्वायर निकाल लीजिए। आर स्क्वायर इधर है, ये देखिए 9 है, ये 0.4 टाइम्स 0.8, ये कितना आ गया 0.32, और नीचे में ये आ गया इधर 0.2, और क्या बच गया, अब जो बचा वो केवल 10 का पावर्स बचे हैं, तो 10 का पावर 9 यहाँ है,
यहाँ पर -6 है, यहाँ भी -6 है, तो ये दोनों मिलके हो गया 10⁻12 और ये आपका 10⁹ भी मिलके हो गया -3 और ये कितना हुआ 16, इधर एक 10 हो जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं, तो r कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट, ये 9 टाइम्स 16 टाइम्स, नीचे में 10 है उसको भी नीचे ले आते हैं तो 100 टाइम्स 100 हो गया, 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 का 16 का 4 और नीचे में 100, इतना मीटर आया। तो आप कह सकते हो 12 सेंटीमीटर, या फिर इसको आप कह सकते हो 12 टाइम्स 10⁻⁻2 मीटर। ऐसे नहीं लिखते हैं, यदि लिखना ही है तो 1.2 टाइम्स 10⁻⁻1 मीटर ऐसे लिखते हैं, साइंटिफिक तरीका लिखने का है ऐसे। और नहीं तो यदि सिंपली यदि हम अपना सोसाइटी में जो यूज करते हैं जनरल जो लैंग्वेज हमारा उसमें कह देंगे सिंपली 12 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। और कुछ पूछा था क्या इसमें? हाँ, बी में पूछा है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। ये जो 0.2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है वो किस पर लग रहा है? स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 कूलम ड्यू टू, इस पर लग रहा था फोर्स। ये जो फोर्स आपको जो दिख रहा है वो फोर्स इस पर लग रहा है। क्वेश्चन में अब ये कह रहा है कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है, जो दूसरा चार्ज है उस पर कितना फोर्स लग रहा है। तो आप बताइए इस पर कितना फोर्स लगेगा? सेम फोर्स लगेगा बी। F2 भी जो है सो F के बराबर ही होगा, जस्ट केवल डायरेक्शन ऑपोजिट होगा तो माइनस करेंगे। फोर्स कितना लग गया? इसका मैग्नीट्यूड केवल देखें तो 0.2 न्यूटन, क्योंकि पहला पर 0.2 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ये क्वेश्चन में ही बता दिया था 0.2 न्यूटन। और इसको कह सकते हैं अट्रैक्टिव है, वो अपनी ओर इसको अट्रैक्ट कर रहा है। अब इसको कैसे रखा है वो तो हमने ऐसे रख दिया ना कि ए को इधर और बी को उधर, हो सकता है आप बनाओ और बी को इधर ए को इधर रख दो, क्वेश्चन में कुछ उसको स्पेसिफाई करने के लिए कहा नहीं है, तो सिंपली कह देंगे अट्रैक्टिव फोर्सेस है, मतलब ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, जिधर भी ये है इसका फोर्स उधर ही लगेगा, इधर नहीं लगेगा ना, अट्रैक्टिव लगेगा। ये तो मैंने दिखाया, तो इस पर भी फोर्स उधर नहीं लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स है, इधर लगेंगे फोर्स, इस पर इधर फोर्स लगेंगे। इस पर फोर्स ए था 0.2 न्यूटन, तो इस पर जो फोर्स है F2 वो भी 0.2 न्यूटन, डायरेक्शन ऑपोजिट है। और इसका ये लिख देते हैं अट्रैक्टिव फोर्स है। दैट्स ऑल। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, चेक दैट द रेशियो के ई स्क्वायर बाय जी, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम ई मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम पी मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, और ई है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसका वैल्यू होता है कितना होता है 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 कूलम, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसका वैल्यू। और के जो है सो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जो हम हमेशा बोलते जा रहे हैं कि 1/4πε होता है, और इसका वैल्यू आप निकालोगे तो 10⁹ आएगा। आपका ऐसा यूनिट आप बैठा लीजिए, कैसे बैठाएंगे, F इजकल टू के चार्ज टाइम्स चार्ज बाय आर स्क्वायर। तो के का यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स टाइम डिस्टेंस स्क्वायर, फोर्स मतलब न्यूटन टाइम्स डिस्टेंस स्क्वायर बाय, ये चार्ज है कूलम में, कूलम स्क्वायर। ऐसे इसको हम यूनिट लिखते हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि ये जो चार्ज है कूलम, ये एसआई यूनिट नहीं है। एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट एम्पियर है, करंट को एसआई फिजिकल क्वांटिटी माना गया है। ठीक है, तो यदि हम इसको एसआई यूनिट में, एक्चुअली कूलम तो एसआई यूनिट है चार्ज का ना, तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं, ये केवल हम ये कहना चाह रहे थे कि जो फिजिकल क्वांटिटी जो माने गए हैं साथ, उसमें कर चार्ज को नहीं माने गए हैं। ये एसआई यूनिट कैसे रहेगा, ये तो कूलम भी रहेगा। जो फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल माने गए हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो माने गए हैं, वो करंट को लिया गया है, न कि चार्ज को लिया गया है। और रीजन ये है कि करंट को हम मेजर कर सकते हैं इजीली, चार्ज को हम मेजर नहीं कर सकते, चार्ज को हम कैलकुलेट करना पड़ता है हमें, चार्ज को हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन
करंट को हम मेजर करते हैं, इसीलिए इसको जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसमें इसको इंक्लूड नहीं किया गया चार्ज को। हालांकि आप यदि देखिए ये करंट किससे बनता है, चार्ज से बनता है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी तो चार्ज को होना चाहिए था, राइट। लेकिन जो हमारे पूर्वजों ने है उन लोगों ने कहा कि भाई, या अभी पूर्वज नहीं भी हुए होंगे, बहुत सारे लोग जिंदे होंगे, उन लोगों ने कहा कि नहीं भाई ऐसा करते हैं, हम करंट को लेते हैं क्योंकि इसको मेजर करना इजी है, और चार्ज को हमें करंट के थ्रू मेजर ये करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ये जो रेशियो आप देख रहे हो, इसको जो है चेक दैट द रेशियो इज डायमेंशनलेस, और दूसरा है कि आप टेबल में इसका सबका वैल्यू को देखकर आप बताइए कि ये कितना आता है। तो पहले ये चेक कीजिए कि डायमेंशनलेस है या नहीं है। तो ये डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन हो गया। हम चलते हैं इसका डायमेंशन चेक करते हैं। ये के का डायमेंशन क्या है, यहां से हम के का डायमेंशन निकाल सकते हैं, किधर है, ये देखिए यही के है। यहाँ से के का डायमेंशन क्या आया, फोर्स टाइम डिस्टेंस स्क्वायर, राइट। फोर्स ले लेंगे, ये L2 ले लिए डिस्टेंस स्क्वायर के लिए, और चार्ज के लिए फिलहाल चार्ज ही रखते हैं। हालांकि डायमेंशन जो है मैंने जैसे कहा कि फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में होता है, और फिजिकल क्वांटिटी चार्ज ना होकर करंट को रखा गया है, लेकिन फिलहाल हम इसे रख लेते हैं, कभी भी हम इसे कन्वर्ट कर देंगे। करंट जो है वो होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, उससे हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा के का। और ई स्क्वायर, ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, तो चार्ज यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ये तो वैसे ही कट गया। तो ये था न्यूमरेटर वाला। अब हम डिनोमिनेटर वाला चले। ये डिनोमिनेटर में जो है जी, जी कैसे आएगा, जी आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स से, और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, वो होता है जी मास, यहाँ पर वही जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो भी रखिए यहाँ पर दो चीजें लिया गया है, एक जो है सो इलेक्ट्रॉन लिया गया है, और एक जो है सो प्रोटॉन लिया गया है, और दोनों के बीच के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ऊपर वाला, और नीचे वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है। यदि हम दोनों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिस्टेंस से के स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से जी का आप देख सकते हो जी कितना होता है, ये फोर्स है, आर स्क्वायर है बाय मास है, ठीक है। वही लिखने जा रहे हैं यहाँ पर। तो फोर्स लिखते हैं, फोर्स लिख दिए। ये R2 जो है, आर स्क्वायर जो है इसका डायमेंशन जो है के टर्म में लिखें तो L2 लिखेंगे, और डिवाइडेड बाय ये एम ई एम पी, दोनों मास हो गया, दो ठो मास हो गया M2, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे हम, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर में कितना है, FL2 है, होल डिवाइडेड बाय ए वाला, तो ये ऊपर उलट के जाएगा ऐसे, FL2, ये FL2 खत्म हो गया। हाँ ठीक है, लेकिन मैंने जी यहाँ पर लिख दिया, ये तो जी है, और इसको लिखना भूल गया, ये एम ई एम पी को का डायमेंशन लिखना भूल गया, तो दो ठो एम ई इधर है, वो M2 हो गया, ठीक है। तो F के साथ में M2 भी है, F के साथ में M2 भी है, तो ये दोनों M2 खत्म हो गया, FL2 भी खत्म हो गया, क्या बचा 1। कोई डायमेंशन है इसका, इसका डायमेंशन ना ही M में जीरो है, L में जीरो है, T में जीरो है, यदि करंट आप बोलिए तो उसमें भी जीरो है, सब में जीरो है, तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गया, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है, अब इसका वैल्यू को थोड़ा देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि आप चेक कर लो जरा सा वैल्यू भी इसका, तो वैल्यू देखिए कितना है। अब हम यहाँ पर आपको याद दिलाना चाहेंगे कि ये जो वैल्यू है वो एक्चुअली आपने ऑलरेडी निकाला है। ये जो है आपको मैं याद दिला दूं कि ये जो फोर्स है, फोर्स नहीं, हाँ जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका रेशियो ही तो है। ये है एक्चुअली क्या, यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए इसको। जो क्वांटिटी आपको दिया गया है के ई स्क्वायर बाय जी एम ई एम पी दिया हुआ है, यही दिया है ना। और के जो है सो क्या है, 1/4 पाइप एप्सिलॉन नॉट है। यदि हम इसको आर स्क्वायर से डिवाइड कर दें और डिनोमिनेटर को भी आर स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो हमें क्या मिलेगा,
न्यूमरेटर में क्या मिला, ये फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसको ई से हम डिनोट करेंगे। और नीचे में क्या मिला, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसको एफ जी से डिनोट करेंगे। दोनों तो फोर्स था, और दोनों फोर्स था, इसलिए डायमेंशन लेस है। यहाँ पर हमने बेकार में इतना मेहनत किया ना, सिंपली यही कर लेते कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आर स्क्वायर से डिवाइड कर देते, तो ये भी मुझे फोर्स नजर आता, ये भी फोर्स नजर आता, और तुरंत कर सकते थे। हमने बेकार में ऐसे किया। एनीवे, तो देखिए ये दो ठो फोर्स जो है उसका रेशियो है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। और हमने आपको बताया था कि ये जो दो फोर्स है वो, यदि हम सबसे कम वाला बात करें, प्रोटॉन प्रोटॉन, क्योंकि इसका मास ज़्यादा होता है और नीचे में है, देख रहे हैं, तो इसका मास यदि ज़्यादा है तो ये जो वैल्यू आएगा वो सबसे कम आएगा। और वो जो सबसे कम वैल्यू आ रहा था वो था आपका ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻36। सेम चीज यदि आप बात करो, अब एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का हम ले लें, और ये हम डायमेंशन डायरेक्शन नहीं देख रहे हैं, सिंपली मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। तो एक किस ऑर्डर का आएगा, 3 बढ़ जाएगा, पावर 3 बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए जो नीचे में हमारा क्या है, मास है दोनों का। तो शुरू में अभी जो है हमारा मास है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और अर्लियर केस में क्या था, दोनों था प्रोटॉन प्रोटॉन। और हमें पता है कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से ऑलमोस्ट 2000 ज़्यादा है, तो वही 2000 को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, ये एक्चुअली होता है 1840 टाइम्स ज़्यादा। प्रोटॉन का मास जो है इलेक्ट्रॉन के मास से 1840 टाइम्स ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट 2000 है। तो उसी से यदि मल्टीप्लाई करें तो ये देखिए 3 जीरो यहाँ आ जाता है, और ये जो 1.8 आपका बच गया वो मल्टीप्लाई यहाँ पर ऑलरेडी कुछ रहता है 1 के करीबन, तो इसलिए ये 10 नहीं हो पाता है। और फाइनली यदि हम दो ठो इलेक्ट्रॉन ले लें, ये दो ठो इलेक्ट्रॉन ले लें, तो अब नीचे में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो गया, मास बहुत कम हो गया, तो और बढ़ेगा पावर। इससे अभी एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन था तो ये वैल्यू आया। उस प्रोटॉन को भी यदि हम इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर दें तो यहाँ पर 2000 लिखना पड़ेगा, और 2000 से ये और बढ़ जाएगा क्योंकि मास 2000 से कम हो गया, तो ये 2000 और बढ़ गया, 10⁻42 हो गया। ये रेशियो जो है, ये क्या दिखा रहा है रेशियो, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से इतना ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा है, ये यही दिखा रहा है। जब आप ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंसीडर कर रहे हो तब ग्रेविटेशनल फोर्स को मत कंसीडर कीजिए, क्योंकि वो जीरो है, इसके सामने तो जीरो ही है। और इस क्वेश्चन में आपको दिया गया था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, कौन वाला दिया हुआ है, ये सेकंड वाला दिया हुआ है, तो सेकंड के वैल्यू इतना है। इनफैक्ट यहाँ पर जो वैल्यू है वो यहाँ पर शायद 2.4 आता है, कुछ ऐसे। इसके साथ में रहता है कुछ 2.4, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन चीज़ है इतना बड़ा नंबर को जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या फर्क पड़ता है, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो आप सबका वैल्यू रख के आप में से देख सकते हो, या पिछले मेरे वीडियो में भी हमने इसको पूरा कैलकुलेट किया है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि इसमें एक क्वेश्चन नंबर ये है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का क्या मतलब होता है? क्वांटाइज्ड का मतलब होता है, क्वांटा से आया है, क्वांटा। और क्वांटा का मतलब आप कह सकते हो पैकेट। आप जो है सो कोई सामान जो खरीदने जाइए, यदि वो पैकेट में मिलता है, आप उसे खोल के मांगेंगे तो नहीं देगा ना, तो ये पैकेट में आता है, ये जो चार्ज है वो भी पैकेट में आता है। ये वही बोल रहा है कि आप जो भी चार्ज मांगना चाहो आपको नहीं मिलेगा। आप एक आर्बिट्रेरी नंबर बोल दीजिए कि इतना नंबर का हमें चार्ज चाहिए, तो आपको नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप साबुन खरीदने जाते हो, एक एग्जांपल हम देते हैं, तो आप कह दोगे 2 पीस हमें साबुन दीजिए, वो पीस में देता है, या 5 पीस साबुन दीजिए, वो दे देगा। आप कहिएगा 2.5 पीस साबुन दीजिए, तो वो देने से मना कर देगा। छोटे छोटे दुकानों में गांव में भले वो कह सकता है कि ओके हम आधा तोड़ के आपको देते हैं, आधा किसी और को बेच लेंगे, लेकिन यूजुअली आपको जो पीसेस में मिलेंगे। ये जो चार्ज है वो आता कहाँ से है, ये जो चार्ज है उसका ओरिजिन कहाँ है, उसका ओरिजिन है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से ही चार्ज आता है। आप दो चीज़ों को रगड़िए आपस में, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला गया, देखिए माइनस यहाँ है, तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से निकला और इसमें आ गया, इसलिए माइनस चार्ज हो गया, ये प्लस चार्ज हो गया। और इस एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो होता है ई से डिनोट करते हैं, उसका वैल्यू होता है 1.6 टाइम 10⁻⁻19 कूलम। ये बहुत छोटा है, ठीक है, बहुत छोटा है। तो जब भी हमें चार्ज जो एप्रिसिएबल
अमाउंट पर नज़र आता है, फील होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा चार्ज रहते हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं होते, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है। तो आप जो भी चार्ज मांगेंगे इसके मल्टीपल में मांगना पड़ेगा। ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आप ले रहे हैं, आपके पास नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा, सिंपली वो लूज कर देगा, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो उतना ही चार्ज जो है इसके पास पॉजिटिव वाला आ जाएगा। तो आप जो चार्ज मांगोगे वो होना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टाइम्स इलेक्ट्रॉन, इसी में आपको चार्ज मिलेगा। एन जो है सो कुछ भी हो सकता है, आप नहीं मांगोगे तो 0 ले लीजिए, 1 2 3 ये सारे नंबर होंगे। ठीक है, तो ये जो चार्ज हैं, आप 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो आप नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और पॉजिटिव का यहाँ पर हम दे सकते हैं -1 -2 -3 ऐसे कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कि -1 का मतलब है मैं लूज कर रहा हूँ, इसका ये मत समझिए कि यहाँ पर -1 ये तो नंबर है ना, तो बेहतर है ना दूं, लेकिन मेरा यहाँ पर लिखने का ये मतलब था कि मैं लूज कर रहा हूँ। लेकिन ठीक है, जो लूज करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो गेन करेगा उस पर निगेटिव चार्ज आएगा। गेन करने वाले पर निगेटिव चार्ज और लूज करने वाले पर पॉजिटिव चार्ज। लेकिन चार्ज जो भी मिलेंगे वो इसी टर्म में मिलेंगे, तो इसलिए इसको कहते हैं ये पैकेट में है, क्वांटाइज्ड हो गया। आपको सारे पॉसिबल चार्ज नहीं मिलेंगे, जो भी चार्ज मिलेंगे वो ई के मल्टीपल में मिलेंगे, मल्टीपल ऑफ ई में, यही कहलाता है क्वांटाइज्ड, मल्टीपल ऑफ ई, पैकेट में आ गया आपका चार्ज। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में। व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विथ मैक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल चार्जेस। ये चार्ज देख लीजिए कितना छोटा है, बहुत बहुत छोटा है। और यदि अब हम लोग जो कामकाज के लिए जो चार्ज मांगते हैं वो कितना मांगते हैं, यूजुअली कहते हैं कि अच्छा मुझे 3 मिली कूलम चार्ज की जरूरत है। जैसे फ़ोन चार्ज कर रहे हैं तो उसमें कुछ मिली कूलम ऐसे आएंगे। ठीक है, कोई पर्टिकुलर टाइम में इतना चार्ज उसमें आया, जब मेरा फुल फ़ोन जो है सो चार्ज हो जाएगा। तो ये 3 मिली कूलम है। अब यहाँ पर यदि क्वांटाइजेशन का हम देखें तो 3 मिली कूलम के बाद में जो नेक्स्ट आएगा आपको चार्ज, हाँ, वो 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, तो आपके पास चार्ज कितना आ गया, 3 - 3 कूलम, ये तो है ऑलरेडी। और उसके बाद जो चार्ज आना है वो है 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये वाला आपको पास अवेलेबल होगा। जो अवेलेबल अब है चार्ज 3 कूलम के बाद में वो ए वाला है। उसके बाद में 10⁻³ कूलम प्लस ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 इलेक्ट्रॉन और आ गया, इतना कूलम हो गया। अब हम लोग जो है सो इतना, ये देख इसके सामने क्या है, ये ऑलमोस्ट 0 है ना। तो यदि हम बोलेंगे कि ओछे ठीक है मुझे 3 कूलम दे दिए, तो आप बहुत ज़्यादा कम को बोलोगे। एक ऐसे करते हैं हम 3.1 कूलम, नहीं तो 0.01 कूलम बोलोगे, इतना दे दो। ठीक है, वो बोलेगा हाँ ले लो, वो देने के पोजीशन में है। क्यों? क्योंकि वो 3 कूलम तो आपको ऑलरेडी दिया है, और इतना कूलम देना, ये यदि देना चाहेगा तो देखिए कितना इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नंबर में आना चाहिए ना, माने कि मेरे कहने के मतलब है उसके बाद जो भी आपको चार्ज देगा वो एन ही होना चाहिए, और एन क्या है, एक इंटेजर है। तो ये जो एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर आपको मिल रहा है 0.01 कूलम, ये कितना इलेक्ट्रॉन के बराबर है, ये आ जाएगा 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19। ये इतना छोटा नंबर है नीचे में कि ये जो है सो इंटेजर आ ही जाएगा आपका, ये इंटेजर आ जाएगा, तो इसलिए आपको वो मिल जाएगा। तो आप बोलोगे 3.001 दे दो, बोलो ठीक है ले लो, क्योंकि ये इंटेजर होना चाहिए, राइट, इंटेजर हो जाता है। 002 ये भी पॉसिबल हो गया। तो आप जो भी चार्ज मांगे जा रहे हो सारे के सारे मिले जा रहे हैं, तो लगता है कि हमारे पास ये जो है सो चार्ज कंटिन्यूअस है, क्योंकि जो भी चार्ज मैं मांगता हूँ वो मिल जाता है। पैकेट की बात नहीं है यहाँ पर, एक्चुअली पैकेट की बात है, लेकिन वो पैकेट इतना छोटा है, ये वाले जो पैकेट दिख रहे हैं वो इतना छोटा है कि आप जो चार्ज मांग रहे हो वो कई पैकेट मिलाकर देने से हो जाता है पूरा। आप इसको ऐसे देख सकते हो कि यदि हमारा स्मॉल स्केल पर देखें, स्मॉल स्केल जो चार्ज है जिसको हम माइक्रोस्कोपिक कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक चार्ज है, वो कैसे चलता है, वो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे करके चलता है, इक्वल डिस्टेंस पे चलता है, 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन चार्ज। लेकिन ये कितना है, ये है यहाँ पर 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 कूलम है।
और यदि यही वाला यहाँ से हमारा बढ़ने लगता है, ऐसे दूर 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 जाते 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 मान लीजिए यहाँ पर आ गए हम, और ये हमारा हो गया है 3 मिली कूलाम, ठीक है। उसके बाद में ये वाला आप जोड़ेंगे तो कहाँ आएगा, यहाँ इतना नज़दीक आएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। मतलब रेजुलेशन इतना फाइन यहाँ पर है, ये वाला रेजुलेशन देख रहे हो, इतना फाइन है कि नेक्स्ट वाला लगेगा कि एकदम कंटिन्यूअस लगेगा आपको। यदि आप इसे मान लीजिए चार्ज में देखना चाहें, इस लाइन से बना दें, तो यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर लग रहा है कहाँ डिफरेंस है, लेकिन जब यहाँ पर आ जाएगा 3 मिली कूलम, तो उसके बाद में ये वाला जो डालेंगे आप, तो ये बिल्कुल उसी पर आ जाएगा, तो एकदम लगेगा कि एकदम सेम सेम है चार्ज, मीन्स हर जगह चार्ज है। ये जो है देख रहे हैं, हर जगह चार्ज है एकदम, कहीं पर फाइन नजर ही नहीं आएगा, मतलब रेजुलेशन खत्म हो गया आपका, क्योंकि रेजुलेशन जो है सो बहुत फाइन है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो रेजुलेशन है वो 1.6 टाइम माइनस टू द पावर -19 कूलम का है, और ये आपका 3 मिली कूलम के होने की वजह से जो नेक्स्ट है वो उसी पर जाकर ओवरलैप कर गया। तो आपको यहाँ पर हर पॉसिबल जो वैल्यू आप मांग सकते हो, तो इसी ऑर्डर में मांगोगे ना, वो सब जो है सो यहाँ पर मिल जाएगा, तो लगेगा कि कंटिन्यूअस है, लेकिन वो कंटिन्यूअस नहीं है। इसका कंटिन्यूटी, इसका जो क्वांटाइजेशन देखना है तो आपको बहुत फाइन लेवल पर उतरना पड़ेगा, इधर यहाँ आना पड़ेगा, ओके, इसलिए वो कंटिन्यूअस दिखता है। और हम जो है सो उसको इग्नोर कर देते हैं, क्वांटाइजेशन जो है सो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, लार्ज स्केल पर जो है हम उसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि ये इग्नोर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विथ ए सिल्क क्लॉथ, ग्लास रॉड है, सिल्क क्लॉथ से रगड़ा गया, चार्जेज अपीयर ऑन बोथ, ऑफ कोर्स बोथ पर आएगा, एक पर हो जाएगा पॉजिटिव, एक पर हो जाएगा नेगेटिव। ये सिमिलर फेनोमेना इज ऑब्जर्व विथ मेनी अदर पेयर्स ऑफ बॉडी, हाँ ठीक है, बहुत सारे में होंगे। एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज। देखिए ये हमारा प्लास्टिक रहे, मान लीजिए ग्लास रॉड है, ये नहीं ग्लास नहीं है, रॉड बनाना है तो रॉड नहीं है, ये मान लीजिए हमारा ग्लास रॉड है, और ये हमारा जो है सो सिल्क क्लॉथ है, सिल्क का क्लॉथ है, और ये ग्लास रॉड है। इसको इसमें रब करने के बाद में इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है, इसने कुछ इलेक्ट्रॉन लूज किया, और जितना इलेक्ट्रॉन लूज किया सब यहीं पर आ गया। अब टोटल जो चार्ज है, इसके पास कुछ तो चार्ज आ गया, मान लेते हैं इसके पास जो चार्ज आया क्यूब है, कितना इलेक्ट्रॉन इसने लिया, मान लेते हैं 100 इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया है, तो इतना चार्ज आया इस पर। और यहाँ पर जो चार्ज है इसके पास क्यू प्राइम, वो कितना है, वो जो है सो अब नेगेटिव है, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन आया है, कितना इलेक्ट्रॉन आया है, 100 इसने लूज किया था, वो 100 इसी ने ले लिया है, कोई और नहीं लेने वाला नहीं है। तो इस पर जो चार्ज है 100 ही है, इस पर जो चार्ज है -100 ही है, टोटल जो चार्ज है कितना हुआ, टोटल चार्ज इसके पास मान लीजिए शुरू में कुछ था ऑलरेडी, राइट, इसके पास कुछ होगा ना शुरू में, और उसी में से 100 इलेक्ट्रॉन दिया, तो मान लेते हैं इसके पास n इलेक्ट्रॉन था, राइट, शुरू में 100 इसने दे दिया, ये लूज किया है तो इतना चार्ज आया। अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन रह गया, n-100, इतना इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गया, और इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन रह गया, शुरू में मान लेते हैं स्मॉल n था, और अब 100 ज़्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गया। तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुरू में, जिसको हम n बोल देते हैं, n नहीं क्या n तो यहाँ इसको बोले हुए हैं, तो कुछ और बोलते हैं, m बोल देते हैं। m शुरू में कितना है और बाद में कितना है, शुरू में देखिए इसके पास कितना है Ne, और इसके पास स्मॉल ne, तो टोटल इलेक्ट्रॉन दोनों पर जो है इतना है। बाद में इसके पास है n-100, इतना इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास n+100, दोनों मिला के फिर आया वही n+ne। तो Mi=mf, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो शुरू में था वही बाद में है, तो जो चार्ज है वो क्या हो गया, वो कंजर्व है, तो चार्ज जो शुरू में था वही चार्ज बाद में है। या फिर इसी को दूसरे एंगल से देखना चाहो तो ऐसे देख सकते हो, शुरू में चार्ज कितना है, इनिशियली चार्ज कितना है जब हम इसको रब नहीं किए हैं, ठीक है, ऐसे रब नहीं किए हैं, और उसके बाद में जब है रब कर दिए
तो इस पर आ गया प्लस चार्ज, इसमें आ गया माइनस चार्ज। तो Q इनिशियली क्या है, 0, कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, लेकिन दोनों इक्वल अमाउंट में है, इसलिए चार्ज, नेट चार्ज 0 है, और इस पर भी नेट चार्ज 0 है, तो ये 0 हो गया। बाद में रब करने के बाद इस पर चार्ज कितना आया, मान लीजिए प्लस Q चार्ज आया, इस पर माइनस Q चार्ज आया। जितना चार्ज इस पर प्लस आया उतना ही इस पर माइनस आता है ना। यदि इसमें 100 इलेक्ट्रॉन का इक्विवेलेंट जो है चार्ज आया है, तो इस पर जो है सो -100 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज आया। तो उसको फिर ऐड कीजिए, एक Q प्लस इस पर माइनस Q आया, दोनों मिला के 0। तो शुरू में भी 0, बाद में भी 0, सो चार्ज कंजर्व्ड है। चार्ज को आप क्रिएट नहीं कर सके, नेट चार्ज को आप क्रिएट नहीं कर सके, चार्ज कंजर्व्ड है। मैंने नेट चार्ज जो है वो जो है सो कंजर्व्ड है। आप बोलोगे हमने तो चार्ज क्रिएट कर लिया, देखिए अब हमसे काम हो रहा है, हम पेपर उठा सकते हैं, इसको ले जाएंगे छोटा छोटा टुकड़ा पीस जो है पेपर का, तो हम इसको अट्रैक्ट कर सकते हैं ना। हमने यहाँ पर चार्ज क्रिएट कर लिया है इस रॉड में। ऑफकोर्स आपने चार्ज क्रिएट कर लिया, लेकिन नेट चार्ज नहीं क्रिएट किया है। नेट चार्ज जो है सो अब भी, नेट चार्ज जब हम बोलते हैं तो टूट इसका और सिल्क जिसके साथ इसको रब किया आपने, दोनों के चार्जेस को ऐड करना पड़ेगा, उसको नेट चार्ज कहते हैं। ये नेट चार्ज आपने 0 ही क्रिएट किया है, शुरू में भी 0 था, अब भी 0 है, आपने नहीं क्रिएट किया। लेकिन हाँ ऑफकोर्स आपने फ्रिक्शन के थ्रू इस पर पॉजिटिव चार्ज ले आया है, और इसके थ्रू आप अपना कुछ काम कर सकते हो। इस पर नेगेटिव ले आया, इससे भी अपना कुछ काम कर सकते हो, और वो काम करने के लिए एनर्जी भी कंजर्व्ड है। आपको इसको ये जनरेट करने में एनर्जी लगा था, उसी एनर्जी के थ्रू आप फिर यहाँ से आप काम कर सकते हो। तो ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो कि ये जब फ्रिक्शन के थ्रू आप जनरेट करते हो चार्ज, तो इनफैक्ट चार्ज कंजर्व्ड रहता है। आप नेट चार्ज नहीं क्रिएट करते, आप चार्ज को जनरेट नहीं कर सकते, उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ये कंजर्व्ड है। आप जो भी चार्ज क्रिएट कर रहे हो उतना ही निगेटिव चार्ज किसी दूसरे पर क्रिएट हो रहा है, तो नेट 0 हो जाता है। नेट जो चार्ज आपने क्रिएट किया वो 0 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1.6 4 चार्जेस QA, QB, QC एंड QD, ये 4 है, लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ABCD ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ये मान लीजिए हमारा ABCD जो है सो एक स्क्वायर है, जिसका साइड का कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, सभी बराबर साइड है, स्क्वायर है। चार्जेस रखे हुए हैं, ए पर है 2 माइक्रोकुलम, ये है 2 माइक्रोकुलम, ये है -5 माइक्रोकुलम, ये है 2 माइक्रोकुलम, फिर यहाँ पर है, और ये है -5 माइक्रोकुलम। ठीक है, और पूछा कि व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकुलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। इसका सेंटर कहाँ होगा स्क्वायर का, यदि हम दोनों डायगोनल को ड्रॉ करें तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट ही इसका सेंटर होता है, और ए पॉइंट यदि ओ हमारा है, इस पर एक चार्ज रख दिया गया है 1 माइक्रोकुलम का, और इस 1 माइक्रोकुलम चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा वो आपको बताना है। तो देखिए ये जो डिस्टेंस है, ये अब क्लास 9 में आपने पढ़ा है ज्योमेट्री में कि ये सारे के सारे जो डिस्टेंस है सेम है, आर, और आर कितना होगा आप निकाल सकते हो, स्क्वायर रूट ओवर 2a डिवाइडेड बाई 2। ये पाइथागोरस थ्योरम से स्क्वायर रूट ओवर 2a आया, तो ये हो जाएगा a बाय स्क्वायर रूट ओवर 2। ये सब जगह सेम है, इससे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट सब जगह सेम है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ए और सी को जरा देखिए, तो ए इस पर क्या किधर फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा, सी किधर फोर्स लगाएगा, जस्ट ऑपोजिट में लगाएगा, और ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्यों, क्योंकि ये फोर्स डिपेंड किस पर करता है, कूलाम फोर्स में जो फोर्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो डिपेंड करता है, एक तो कांस्टेंट है, और चार्ज जो है उसके प्रोडक्ट पर, और डिस्टेंस का स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में होता है उस पर डिपेंड करता है। इस पर जो फोर्स लग रहा है किसके थ्रू, इसके थ्रू, तो ये दोनों चार्ज का प्रोडक्ट कितना है, 2 माइक्रोकुलम एंड 1 माइक्रोकुलम। इधर से जब फोर्स लग रहा था सी से ओ पर, तो भी चार्ज का प्रोडक्ट वही है, 1 माइक्रोकुलम 2 माइक्रोकुलम। कहने का ये मतलब है कि एक माइक्रोकुलम पर जो चार्ज जो फोर्स लगा रहा है, वो चार्ज 2 माइक्रोकुलम ए वाला इसकी वजह से है, और बी सी की वजह से भी वही 2 माइक्रोकुलम है। तो फोर्स जो है दोनों तरफ लगेगा वो सेम है, क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है, ये प्रोडक्ट सेम हो गया, आर सेम हो गया। तो इसका मतलब है कि सी और ओ के बीच में जो फोर्स लगेगा उतना ही ए और ओ के बीच में फोर्स लगेगा।
रिपल्सिव है, दोनों का नेचर से पोलरिटी सेम है, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है, तो ये रिपेल करेगा, तो ए जो है इधर लगेगा और सी इधर लगेगा। मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट, तो ये दोनों मिलके कितना हो गया, ये मिलके हो गया 0। इससे एक एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है डी और बी को लेकर देखिए। डी है -5 माइक्रोकुलम, ये भी है -5 माइक्रोकुलम, डिस्टेंस भी सेम है, तो जितना फोर्स डी लगाएगा उतना ही बी भी लगाएगा, लेकिन आपकी डायरेक्शन अपोजिट होगा ना, ये प्लस है ये माइनस है, तो अब अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, अब इधर लगेगा डी के वजह से और इधर लगेगा बी के वजह से, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ऑफ कोर्स इसका जो मैग्नीट्यूड है एफ डी का वो नहीं है इक्वल टू एफ सी के, लेकिन उससे मुझे मतलब नहीं है। इस एफ सी ने एफ ए को काउंटर बैलेंस किया, जो दोनों को ब्लू से दिखाया हमने, और एक ग्रीन से मैं जो दिखा रहा हूँ वो एफ डी जो है सो एफ बी को काउंटर बैलेंस किया। यहाँ पर लिखते हैं एफ डी और एफ बी दोनों को यदि हम वेक्टर ऐड करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये चारों फोर्सेस इस पर को ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो ओ पर जो फोर्स कितने लग रहे हैं, 4 जो चार्जेस हैं कॉर्नर पर, उसके वजह से फोर्सेस लग रहे हैं एफ ए एफ बी एफ सी प्लस एफ डी, और उस सबको ऐड करेंगे तो दो दो करके 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि सारे फोर्स हमने ऐड किए, एफ ए बी सी और डी सब ऐड किया और हमें क्या मिला, 0 वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड कितना है इस पर फोर्स का, 0। ये आपका आंसर है, 0। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज कंटिन्यूअस कर्व, कंटिन्यूअस कर्व है, हर जगह है कंटिन्यूअस, मतलब ये देखिए कंटिन्यूअस है। दैट इज ए फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक, इसमें ब्रेक नहीं है, कहीं ऐसा नहीं हो जाता कि ये ब्रेक आ गया यहाँ पर, ऐसा नहीं होता। क्यों, क्यों ऐसा क्यों नहीं होता है? तो इसका क्यों नहीं ऐसा होता है कि पहले तो देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होता कितना है, के चार्ज का कोई जो चार्ज है और डिस्टेंस स्क्वायर, ये जो आपको दिख रहा है वो एक कंटिन्यूअस फोर्स है, क्योंकि ये इसका वैल्यू है ई एग्जिस्ट एवरीवेयर, एवरीवेयर इन स्पेस। आर जो है जस्ट 0 से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, 0 से बड़ा है, और ये इन्फिनिटी तक है, हर जगह ये है कंटिन्यूअस फोर्स है। ये दिख नहीं रहा कहीं पर भी कि डिसकंटिन्यूटी आ रहा है, इस तरह का ब्रेक आएगा। तो एक तो ये रीजन है कि ये कंटिन्यूअस फोर्स है, तो इसलिए कंटिन्यूअस है। दूसरा दूसरा रीजन इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि मान लेते हैं कि ये जो है सो कंटिन्यूअस, एक मिनट, इसको बताने से पहले इसी को थोड़ा सा बता लेते हैं कि क्या है कि इसमें देखिए एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाता है वो कहाँ जाता है, वो जाता है इन्फिनिटी पर, ठीक है। और ये जाते हुए कहीं पर यदि रुक गया, कट गया ऐसे, तो यहाँ पर स्टार्ट कौन करेगा, इसको स्टार्ट करने के लिए एक चार्ज का जरूरत होता है, और यदि ये रुक गया है यहाँ पर तो उसको स्टार्ट कौन करेगा, तो इधर वो नहीं जा सकता, इसका मतलब वो यहीं स्टॉप हो गया, स्टॉप उसे इन्फिनिटी पर होना है, तो ये स्टॉप जो है केवल इन्फिनिटी पर होगा। यही यदि नेगेटिव चार्ज है तो इन्फिनिटी से वो आ रहा है और इसको स्टॉप करना है यहीं पर। यदि एक से ज़्यादा चार्जेज हो जाएं, जैसे एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस से स्टार्ट होकर यहाँ पर जाकर रुकेगा, इधर से यहाँ रुकेगा, यहाँ रुकेगा, और इस बीच में वो कहीं नहीं रुकेगा, ऐसे रुकेगा, ये इधर से इन्फिनिटी की ओर जाएगा और वापस इन्फिनिटी से आएगा इधर, ऐसे, तो इसलिए ये कंटिन्यूअस है। दूसरा जो बात हम बताने वाले हैं वो ये है कि मान लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है यहाँ पर, कोई भी चार्ज है यहाँ पर और अगल बगल में कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, यहाँ पर वो स्टॉप हो गया, फिर इधर से स्टार्ट हुआ अपना इन्फिनिटी को गया, ठीक है, मान लेते हैं सही है। तो ऐसा ही बहुत सारे जगह पॉइंट होगा कि अकेले इस लाइन के लिए क्यों करेगा, हर एक लाइन के लिए करेगा, यहाँ पर भी करेगा। ऐसे हम एक सरफेस यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं गॉसियन सरफेस, मान लेते हैं सिमेट्रिक जो है, इससे सिमेट्रिक हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये गॉसियन सरफेस हम कंसीडर कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद में गॉसियन सरफेस कंसीडर कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स
गॉस का लॉ लगाएंगे। तो गॉस का जो लॉ है वो लगाते हैं और देखते हैं क्या होता है। वो कह रहा है, गॉस का लॉ कहता है कि जो फ्लक्स है, फ्लक्स जो है वो कितना होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, यहाँ पर जो एक ये 3D है, स्फीयर है, ये सरफेस में, ये स्फीयर का सरफेस है, इसको जो हम निकालेंगे तो वो आता है चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, क्योंकि ब्रेक हुआ है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं खत्म हो गया, ब्रेक हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह जीरो हो गया है, तो ये जीरो हो गया। और हमें पता चला कि एप्सिलॉन नॉट टी इक्वल टू जीरो है, तो क्यू एन इक्वल टू जीरो है। इसके अंदर में कोई चार्ज नहीं है, लेकिन यहाँ तो चार्ज है। इसका मतलब है कि गॉस लॉ को वायलेट हो गया। गॉस लॉ कहता है कि इस तरह का सिचुएशन यहाँ पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तभी होगा जब अंदर में चार्ज जीरो है, लेकिन यहाँ पर चार्ज जीरो नहीं है और उसके बाद में भी ये हो रहा है, तो ये गॉस लॉ को वायलेट कर देता है। तो ये एक एक्सप्लेनेशन ए है। दूसरी बात है कि क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया है कि ये जो ब्रेक आएगा वो क्यों आएगा, अकेले चार्ज की वजह से की बात कर रहा है या कोई दूसरा चार्ज के प्रेजेंस में हो सकता है। मान लेते हैं यहाँ पर एक प्लस चार्ज है, ठीक है, और एक प्लस चार्ज यहाँ पर है, तो ऑफकोर्स ये ऐसे जाएगा नहीं, ये तो नहीं पॉसिबल है, राइट। तो क्या करेगा वो, मान लीजिए आधा रास्ता ऐसे जाएगा, आधा रास्ता ऐसे जाएगा, और सडनली ऐसे तो नहीं हो सकता ना, ऐसे हो सकता है क्या? सडनली ऐसे होने का मतलब है कि इसका इधर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पर जब आता है पॉइंट, हाँ मान लीजिए कोई टेस्ट चार्ज यहाँ पर रखेंगे तभी इस पर फोर्स लगेगा, यहाँ पर लगेगा ही नहीं इसके वजह से, ये तो पॉसिबल नहीं है, वो तो हर जगह लगना है। और उसके वजह से चूंकि हर जगह लगेगा तो ये ऐसा नहीं दिखना चाहिए। ये जब नज़दीक इस पॉइंट तक आया है उसके पहले ही जो है सो क्या करना होगा, उसको फील करना पड़ेगा। जैसे ये नज़दीक में आया तो फील करेगा, ऐसे ही यहीं से फील करना शुरू करेगा, और नज़दीक में आएगा तो और जो है सो स्टीप हो जाएगा ऐसे, और नज़दीक में आएगा तो और स्टीप हो जाएगा। तो ये जो यहीं से उसको फील करना शुरू करेगा एक दूसरे को, और तब ये जो है सो सडन चेंज नहीं कर पाएगा। तो ये जो सिंगुलरिटी यहाँ पर आप जो देख रहे हो, ये जो है सिंगुलरिटी ऐसे इस तरह से पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पर जो है सो सडन हो जाए, ऐसा नहीं। यहाँ पर जो है सो सेम सिचुएशन इधर भी होगा, ये आपको मिलेगा सिंगुलरिटी, मतलब कि यहाँ पर जो कि जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा एग्जैक्टली बीच वाले पॉइंट पर, लेकिन वो यहाँ पर जीरो मिलेगा तो ऐसा नहीं है कि ये सडनली जीरो हो गया है। आप फील्ड को देखेंगे तो देखिए किस तरह से चेंज किया जा रहा है, इस तरह से। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो कंटिन्यूअस रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। मान लेते हैं कि उसने कहा कि वो क्रॉस तो नहीं करता है, लेकिन अब यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं कि मान लीजिए वो क्रॉस करता है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो क्रॉस करता है, दो ठो ले लीजिए, एक इधर से आया एक इधर से आया, क्रॉस कर लिया, ये प्लस वाला है इधर से निकल के जा रहा है, और ये भी प्लस वाला है, एक लाइन उसका भी है इधर से निकल के जा रहा है। ये जो क्रॉसिंग पॉइंट है वहां पर क्या हो रहा है, ये जो क्रॉसिंग पॉइंट है ये मान लेते हैं P, वहां पर डायरेक्शन किधर है, इधर या इधर। यहाँ पर यदि हमने टेस्ट चार्ज रख दिया तो वो किधर जाएगा, इधर जाएगा, माने किधर फील करेगा। मान लीजिए एक टेस्ट चार्ज जो है सो सिंपली रख दिया तो उसका इनिशियल स्पीड क्या है, जीरो। अब वो मूव करना शुरू करेगा, मूव किधर करेगा, जिस पर जिधर फोर्स लगेगा, तो इधर माने जिधर फील्ड लगेगा। फोर्स भी किधर लगता है, वो जिधर फील्ड होता है, या इसका ऑपोजिट डायरेक्शन हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द पोलरिटी ऑफ क्यू। यदि क्यू नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, लेकिन वही स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ पर रखा है तो इधर मूव करेगा या फिर इधर मूव करेगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा और वो क्या करेगा। तो ऐसा नेचर में नहीं हो सकता ना कि वो इधर मूव करे उधर मूव करे, उसे समझ में नहीं आएगा, ये तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो गया। तो ये पॉसिबल नहीं है, और पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट P विल हैव टू डायरेक्शंस, और इलेक्ट्रिक फील्ड काफी अच्छा से काफी बढ़िया से गुड बॉय जैसा वेल डिफाइंड फंक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड, टू डायरेक्शंस। और ये जो काम है टू डायरेक्शन, ये बदमाश बच्चों का है ना, जो बातें नहीं सुनता, राइट, जो कोई लॉ फॉलो नहीं करता,
और लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एक गुड बॉय है, वो क्या करता है, लॉ को फॉलो करता है। हर एक पॉइंट पर वो वेल डिफाइंड फंक्शन है, मैंने उसका एक वैल्यू होता है और वो इन्फिनिटी नहीं होता, और उसका एक यूनिक डायरेक्शन होता है। यहाँ पर उसने वो डायरेक्शन जो यूनिक होना चाहिए उसको तोड़ दिया इसने, ये गुड बॉय का काम नहीं है। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक गुड बॉय है, वो अपना काम करता है, इसलिए दो लाइन क्रॉस नहीं कर सकते इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या क्वेश्चन है, 2 point charges q is equal to 3 microcoulomb and q is equal to minus 3 microcoulomb are located 20 centimeter apart in vacuum। वैक्यूम में देखिए, यहाँ पर कभी एयर बोलता है, कभी वैक्यूम बोलता है। एयर और वैक्यूम जो है सो उसको हम ऑलमोस्ट सेम सेम तरह से ट्रीट कर सकते हैं। यदि उसने कोई मीडियम का नाम लिया होता, दूसरा मीडियम, जैसे पानी बोल दिया या और कोई मीडियम बोल दिया, तो वहां पर उसे एप्सिलॉन आर बताना पड़ेगा, रिलेटिव परमिटिविटी, या इसी को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उस वैल्यू को बताना पड़ेगा। और जो फोर्सेस लगते हैं, वैक्यूम में जितना फोर्सेस लग रहा है, उस मीडियम में जो फोर्स है इसका उतना टाइम्स कम हो जाएगा। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी वही होना है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो वैक्यूम में लग रहा है उससे उतना उसका कम हो जाएगा। और ये आता कूलम लॉ से, क्योंकि कूलम लॉ में ही आपने देखा कि नीचे जो है फोर्स जो क्या होता है 1/कांस्टेंट में आता है, 4πε0 लिखते हैं। ये एप्सिलॉन नॉट नॉट क्या है, ये वैक्यूम के लिए है। यदि कोई मीडिया आया तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आर। मीडिया के लिए जो है एप्सिलॉन कितना हो गया, वो हो गया एप्सिलॉन नॉट टाइम्स एप्सिलॉन आर। इसको कहते हैं एप्सिलॉन आर को रिलेटिव परमिटिविटी। देख रहे हैं, इसका जो परमिटिविटी है कितना टाइम्स ज्यादा है वैक्यूम में जो परमिटिविटी है उससे। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी आपको पता होना चाहिए, और फोर्स जो है उतना टाइम्स कम हो जाएगा। एक क्वेश्चन आएगा जहां पर हम इसके बारे में बताएंगे कि क्यों ये यूजफुल हो रहा है। वो क्वेश्चन जब आएगा तब आपको हम बताएंगे, थोड़ा देर के बाद में, 2-4 क्वेश्चन के बाद में आएगा। एनीवे, तो यहाँ वैक्यूम में बातें हो रही है और दो चार्जेस हैं, 2 पॉइंट चार्जेस हैं। और ये मान लेते हैं हम पॉइंट चार्जेस, एक इधर है और एक इधर है। ये क्यू ए चार्ज इस पे कितना है, 3 माइक्रोकूलम, और इस पे कितना है, सेम है लेकिन ऑपोजिट पोलरिटी है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए बी ऑफ द टू चार्जेस। ये आपका ए है, ये आपका बी है, और इसका मिड पॉइंट पर जो है उसको हम कहते हैं ओ। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो बताना है। देखिए, यहां पर यह आपको एक डायपोल मिला हुआ है, ठीक है, इक्वल अमाउंट, इक्वल अमाउंट का दो चार्जेस है और दोनों के पोलरिटी डिफरेंट है, कुछ डिस्टेंस पर सेपरेटेड है। तो एक डायपोल रखा हुआ है। क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम डायपोल का फार्मूला लगाएं क्या? हम नहीं लगाने वाले। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था डायपोल में कि डायपोल का जो फार्मूला डिराइव किया गया है वो डिराइव किया गया है आर इज मच मच बिगर देन 2a। 2a जो है इसको सेपरेशन कहते हैं, ये 2a जो है सो सेपरेशन है। ये जो सेपरेशन के जो है उससे बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर में यदि हमें फील्ड निकालना है इधर कहीं बहुत दूर जाकर, ये 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर से इसका सेंटर से 20 सेंटीमीटर से बहुत दूर जाकर, समथिंग लाइक एटलीस्ट 2 मीटर, वहां पर जाकर के यदि आप फील्ड निकाल रहे हो तो हम डायपोल का फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर जो है हम निकाल रहे हैं जीरो डिस्टेंस पर, हम नहीं लगा सकते इसलिए। और जब हम डायपोल का फार्मूला नहीं लगा सकते तो क्या करेंगे, हम उस चीज को लगाएंगे फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, स्क्रैच से, जिस तरह से हमने डायपोल का फार्मूला डिराइव किया था। कैसे डिराइव किया था, कूलम्स लॉ लगा के, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो है वैसे लगा के, इसके वजह से कितना, इसके वजह से कितना, दोनों का वेक्टर सम करके, वही जो स्क्रैच है वही फर्स्ट प्रिंसिपल है, वहीं से हम यहाँ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए, यदि दोनों चार्ज पॉजिटिव होता तो सिमेट्री की वजह से यहाँ पर जो है सो फील्ड क्या हो जाता, ऊपर जीरो होता, क्योंकि ए भी इसको पुश कर रहा होता, रिपेल करता, ए भी इसको रिपेल करता, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर, इस पॉइंट पर दोनों एक दूसरे का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अपोजिट डायरेक्शन में होता, क्योंकि ये भी रिपेल कर रहा राइट में जाता, ये लेफ्ट में जाता, मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम है, और तब जीरो हो जाता है। लेकिन ये डायपोल है, दोनों जगह आपका
चार्ज जो है सेम पोलैरिटी का नहीं है, एक में प्लस है तो एक में माइनस है। तो एक जो है इसको रिपेल करेगा, जैसे ए वाला इसको रिपेल करेगा, जिसको हम यहाँ दिखाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ए से, और बी वाला जो है वो क्या करेगा, वो इसको अट्रैक्ट करेगा। एक्चुअली सेम मैग्नीट्यूड है, लेकिन हम एरो मार्क का मुझे कैसे यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखिए उतना ही बड़ा एरो मार्क बनाना चाहिए ना नियम से। मैंने यहाँ पर दिखाया लेकिन एक्चुअली वही है। अब इसी के ऊपर मैं बना दूंगा तो पता नहीं दूसरा कलर बन जाएगा। रेड और ग्रीन मिलके, ये जो ना पिगमेंट मिलके कौन सा कलर बनाएगा आप सोचिए। तो एनीवे, तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ई ए का जो मैग्नीट्यूड है वही ई बी के मैग्नीट्यूड है, और कितना है, पॉइंट चार्ज की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वही फार्मूला लिख रहे हैं, 1/4πε0 चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। और 1/4πε0 कितना है, 9 × 10⁹ चार्ज कितना है, एक चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं, ए या बी की वजह से, जो दोनों सेम है, 3 माइक्रोन है, 3 × 10⁻⁶। और डिस्टेंस कितना है, ओ पॉइंट का बी से या ए से, सेम है, ए है वो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में लिखते हैं 0.1 मीटर, उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.1 × 0.1, ये दोनों हटा के ऊपर 100 कर दिए, और आपका जो आंसर आ गया 27 टाइम्स, ये कितना हो गया, 9 × 11 10⁵, 9 to 11। तो आप इसको साइंटिफिक तरीके में ऐसे 10 से डिवाइड किए, 10 से मल्टीप्लाई किए, इतना न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर कूलम, मीटर नहीं, वोल्ट पर मीटर होता है, न्यूटन पर कूलम। ये एक की वजह से आया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो टोटल है, नेट है, वो कितना होगा, टोटल जो है वो दोनों की वजह से होगा, ई और ए बी, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसका डबल हो गया 2 पॉइंट, इसका डबल हो गया, तो आया 5.4 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। ये आपका आंसर है। डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन बताना पड़ेगा, किधर जा रहा है, देख लीजिए, प्लस वाला जो है सो राइट साइड जा रहा है, मतलब ओबी की ओर जा रहा है, तो डायरेक्शन है ओबी की ओर। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 × 10⁻⁹ कूलम इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, ओ पॉइंट पर जो है सो अब एक चार्ज रखा गया है, टेस्ट चार्ज, और वो कितना है, उसका वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है 1.5 × 10⁻⁹ कूलम, 1.5 नैनो कूलम, लेकिन वो नेगेटिव चार्ज है, माइनस में है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो बताना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। तो बी के लिए एक फिर से उस फिगर को थोड़ा बना लेते हैं, यहाँ पर गंदा हो गया है, एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अभी भी हमने निकाला है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऊपर, वो कितना है, 5.4 टाइम्स 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम है। यहाँ पर यदि हम किसी चार्ज को रखेंगे, टेस्ट चार्ज को, तो फोर्स फील करेगा, कितना फोर्स फील करेगा, Q टाइम्स EO। ई का वैल्यू दिया है, वह Q का वैल्यू दिया है 1.5 नैनो कूलम है, 1.5 नैनो कूलम हुआ, और ये निगेटिव है, फोर्स जो है सो क्या होता है, चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर टर्म में लिख रहे हैं, यहीं से डायरेक्शन भी दिखा देंगे, तो Q की जगह पर माइनस लिखें, और E नॉट का वैल्यू जो है सो किधर है, ये E नॉट का वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं 5.4 × 10⁻⁶। डायरेक्शन देना होगा क्योंकि मैंने वेक्टर लिखा हूँ, ओबी के डायरेक्शन में था ना, तो ओबी को यूनिट वेक्टर लिखता हूँ मैं, यहाँ पूरा वेक्टर नहीं लिखूंगा, पूरा वेक्टर लिखूंगा तो उसके साथ मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मैं यूनिट वेक्टर लिख रहा हूँ। तो यही हमारा है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना है, आप डेसिमल भूल जाइए, इसको डेसिमल रहने दीजिए, इसका डेसिमल भूल जाइए, ये 54 है, और इसका 1.5, 54 का 1.5 कितना होगा, 81, राइट। तो 81 नहीं, यहाँ 8.1 होगा, क्योंकि एक तो यहाँ पर डेसिमल है, और इधर कितना हो गया, टाइम्स 10⁻⁻3, डायरेक्शन OB, और ये माइनस है, तो माइनस क्या करेगा, इसका डायरेक्शन चेंज कर देगा,
ओबी की जगह अब हम बी ओ बोल देंगे, और इतना न्यूटन का जो है सो फोर्स उस पर लगा, इतना न्यूटन का फोर्स लगा 8.1 टाइम्स 10⁻³ इसको हम यदि आप कहना चाहो तो ऐसे कह सकते हो कि 8.1 मिली न्यूटन अलोंग बी ओ, ये आपका आंसर है। और नहीं तो यहां से भी कह सकते हो। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसा करते हैं, इस वीडियो कहीं स्टॉप करते हैं क्योंकि 1 घंटा हो गया है, फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो बाकी क्वेश्चन जो है सो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, और नहीं तो 2 वीडियो बनाएंगे। यदि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट किसी दूसरे वीडियो में। डाउट क्लियरिंग वीडियो में उसको हम बनाकर उसको क्लियर करेंगे, आपके डाउट को, यदि आपको हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।